हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय एक जीवों का विकास अर्थात इवोल्यूशन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो बिना देर किए चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए सर्वप्रथम हम लोग जीवों का विकास के बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार जीवों का विकास होता क्या है। ओके, तो जीवों का समय के अनुसार बदलाव को जीवों का विकास कहते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पहला, क्या मनुष्य की बढ़ती आबादी का बाघों की संख्या पर कोई असर पड़ रहा है? ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझने का प्रयास करते हैं। तो हाँ, मनुष्य की बढ़ती आबादी का बाघों की संख्या पर असर पड़ रहा है। कैसे? तो चलिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मनुष्य की क्या है, समय के अनुसार उसके जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है, जिसकी वजह से उसके जरूरतें बढ़ रहा है, जैसे कि स्थल एवं जल। चूंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी स्थल अर्थात जो कोई भी जो जगह है वो क्या है, लिमिटेड है, अर्थात जो स्थल है वो क्या है, लिमिटेड है, जिसकी वजह से जंगल में उपस्थित जो पेड़ पौधे को उसको क्या है, काटे जा रहा है, जिसकी वजह से वहां पर उपस्थित जो वन्य जीव है जैसे कि बाघ। ओके, तो बाघों को किसी ने क्या मार दिया, फिर किसी ने शिकार कर दिया, जिसकी वजह से बाघों की संख्या में कमी हो रहा है। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं मनुष्य की बढ़ती आबादी का बाघों की संख्या पर असर पड़ रहा है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। क्वेश्चन दूसरा, क्या डायनासोर का विलुप्तीकरण किसी सक्षम प्रजाति के विकास के कारण हुआ है? इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? तो चलिए इसका भी आंसर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो डायनासोर का विलुप्तीकरण किसी सक्षम प्रजाति के विकास के कारण नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सक्षम प्रजाति से तात्पर्य क्या होता है, सक्षम प्रजाति से तात्पर्य होता है कि क्या डायनासोर का विलुप्तीकरण में किसी दूसरे जीवों की भागीदारी है क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है। अर्थात डायनासोर अपने वातावरण में अनुकूलित नहीं हुए, जिसके कारण डायनासोर स्वयं ही विलुप्त हो गया। ओके, अतः इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि डायनासोर का विलुप्तीकरण किसी सक्षम प्रजाति के विकास के कारण नहीं हुआ है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर कुछ सही विकल्प दिए गए हैं। ओके, तो चलिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ओके, इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो बहुत सारे जो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो केवल क्या है, जो सही विकल्प या खाली स्थान को केवल रटने का ही कार्य करते हैं। ओके, तो बाय द वे आप लोगों के एग्जाम में क्या है, यदि इसी से रिलेटेड यदि दूसरा क्वेश्चन आ गया तो शायद आप लोग उसका राइट आंसर पता नहीं कर पाएंगे। ओके, तो चलिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ तो आप लोग उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास पहला है सही विकल्प चुनकर लिखे। ओके, तो सही विकल्प चुनकर हमको लिखना। पहला, पालतू कुत्तों की आधुनिकतम नस्ल किस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनी है? अ प्राकृतिक चयन, ब कृत्रिम चयन, स यौवन चयन या द कार्य चयन। ओके, तो पालतू कुत्तों की जो आधुनिकतम नस्ल है वह किस प्रक्रिया के फलस्वरूप बना है? तो वह है कृत्रिम चयन के फलस्वरूप। ओके, तो आज का राइट आंसर क्या है? ब। अभी कृत्रिम चयन किसे कहते हैं? तो मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले चयन को ही कृत्रिम चयन कहते हैं। ओके, इसके साथ ही आप लोग प्राकृतिक चयन के बारे में भी याद रखना कि प्राकृतिक चयन क्या होता है। तो प्रकृति के द्वारा होने वाले जो चयन है उसी को ही प्राकृतिक चयन कहते हैं। ओके, दूसरा, कुत्ते व भेड़ के अग्रपात चलने, बैल के अग्रपात तैरने और चमगादड़ के अग्रपात उड़ने के लिए ये किसके उदाहरण है? असमृद्धि अंग, ब समजात अंग, स अविकसित अंग या द इनमें से सभी। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो वो है समजात अंग। कैसे? तो चलिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने बुक में क्या समजात या फिर सजातीय लक्षण या फिर समृद्धि लक्षण के बारे में पढ़े। ओके, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर समजात अंग या फिर समृद्धि अंग दिया है। ओके, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। ओके, अभी समजात अंग क्या होता है? तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जीवों की उत्पत्ति एवं रचना में समानता होता है परंतु उसके कार्य में भिन्नता होता है। इसको समजात अंग या फिर सजातीय लक्षण कहते हैं। ओके, तो इसको सजातीय अंग भी कह सकता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कुत्ते व भेड़ के अग्रपात चलने, बैल के अग्रपात तैरने और चमगादड़ के अग्रपात उड़ने। ओके, तो इन तीनों का क्या है, इसका जो कार्य है उसमें तो विभिन्नता है परंतु इसका जो उत्पत्ति है उसमें समानता है, जिसकी वजह से इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा समजात अंग। ओके, और पहला का क्या है? कृत्रिम चयन। ओके, तीसरा,
निम्नलिखित में से कौन सी समवृत्ति संरचना है? अ चमगादड़ की पंख और तितली की पंख, ब प्राण की गिल और मछली की गलफड़े, स कुकुरबिटा की कांटे और लौकी के तंतु एवं द चमगादड़ की पंख और घोड़े के पैर। अब ये समवृत्ति संरचना यहाँ पे समवृत्ति लक्षण क्या होता है? तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जीवों की उत्पत्ति में विभिन्नता होता है परंतु उसके कार्य में समानता होता है, उसको क्या कहते हैं? समवृत्ति लक्षण या फिर समवृत्ति संरचना कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पर क्या दिखाया गया है? चमगादड़ की पंख और तितली की पंख। तो हम जानते हैं कि चमगादड़ की पंख और तितली की पंख दोनों का कार्य क्या होता है? समान होता है, अर्थात दोनों का कार्य क्या होता है? उल्टा होता है। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वह आ होगा चमगादड़ की पंख और तितली के पंख। ओके, चौथा, डार्विन का सिद्धांत आधारित है अ अपनी यात्रा के दौरान दिए गए अवलोकनों से, ब कोशिका सिद्धांत से, स मेंडल की वंशागति के नियम से, या फिर द इनमें से कोई नहीं। ओके, तो डार्विन का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो हम लोग जानते हैं कि वह क्या है? अपनी यात्रा के दौरान दिए गया अवलोकनों से। ओके, तो इसमें हम लोगों ने टेस्ट में पढ़ा था, इस अध्याय में जाना था कि डार्विन ने क्या है? अपने सफर के दौरान क्या है? बहुत सारे क्या है? महाद्वीपों का सैर किया। ओके, और बहुत सारे ऑब्जर्वेशन अर्थात अवलोकन किया। ओके, तो इस वजह से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अ अपनी यात्रा के दौरान दिए गए अवलोकनों से। तो आई होप आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओके, पहला, जीवों का वह समूह जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके खालिस्तान कहलाता है। तो जीवों का वह समूह जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है जैविक प्रजाति। ओके, तो क्या कहलाता है? जैविक प्रजाति। ओके, जैविक प्रजाति कहलाता है। दूसरा, फिंचों की चोंच में अंतर उनमें पाए जाने वाली विविधता को दर्शाता है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विविधता, अर्थात उसमें क्या है? किस प्रकार से विभिन्नता होता है इसको प्रदर्शित करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? तो जो फिंचों का जो खाद्य रिसोर्सेज होता है अर्थात जो खाद्य संसाधन है उसमें भी विभिन्नता पाया जाता है। ओके, तीसरा है कुछ जीवाणु या स्ट्रेप्टोमाइसिन या एंटीबायोटिक युक्त माध्यम में पनपने में समर्थ होता है। इसका कारण खालिस्तान है। तो इसका कारण क्या है? उसमें विविधता होता है या फिर हम लोग विभिन्नता भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? वह क्या होता है? जो एंटीबायोटिक युक्त माध्यम में क्या होता है? जो जीवाणु होता है वह एंटीबायोटिक युक्त माध्यम में पनपने में समर्थ होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है सजातीय एवं समवृत्ति लक्षण क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। ओके, तो यहाँ पर पूछा गया है कि सजातीय एवं समवृत्ति लक्षण क्या होता है, इसको हमको उदाहरण सहित बताना है। ओके, तो चलिए इसके आंसर को समझते हैं। सजातीय लक्षण जीवों के उत्पत्ति तथा संरचना में समानता रखते हैं लेकिन कार्य अलग होता है, इसे सजातीय लक्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए चमगादड़ का पंख और सील का पंख। ओके, कैसे? तो चलिए इसको समझते हैं। तो चमगादड़ का पंख और सील का पंख, इन जीवों की जो उत्पत्ति है वह एक समान पूर्वज से हुआ है लेकिन इनके जो कार्य होता है वह अलग अलग होता है। चमगादड़ के पंख क्या होता है? उड़ने का कार्य आता है, जबकि सील के पंख तैरने का काम आता है। ओके, तो इस प्रकार से ये सजातीय लक्षण है। ओके, समवृत्ति लक्षण जीवों की उत्पत्ति एवं संरचना अलग अलग होता है किंतु कार्य समान होता है, इसे समवृत्ति लक्षण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए तितलियों का पंख और पक्षियों के पंख। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि तितली और पक्षियों के पंख का जो कार्य समान होता है, इन दोनों का कार्य क्या होता है? उड़ना होता है, परंतु इसके जो उत्पत्ति है वह एक समान नहीं है। पक्षी की पंख उसके अग्र पैर अर्थात उसके आगे पैर से बना है, जबकि तितलियों के पंख उनके पास से नहीं बल्कि मुख्य रूप से उसके त्वचा से बना है। ओके, तो इस प्रकार से क्या है? सजातीय एवं समवृत्ति लक्षण। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो सजातीय लक्षण एवं समवृत्ति लक्षण क्या होता है? एक दूसरे से क्या होता है? अपोजिट होता है, अर्थात एक दूसरे के उल्टा होता है। अर्थात सजातीय लक्षण में क्या होता है? जीवों की उत्पत्ति तथा संरचना में समानता होता है परंतु कार्य में विभिन्नता होता है। परंतु हम लोग समवृत्ति लक्षण की बात करें तो समवृत्ति लक्षण में क्या होता है? तो जीवों की उत्पत्ति एवं संरचना में विभिन्नता होता है परंतु इसके कार्य में समानता होता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन है एक ही जाति समूह में उपस्थित सभी जीवों के लक्षण समान होते हैं, इस समानता के कोई 3 प्रमुख कारण लिखिए। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ही जाति समूह में उपस्थित सभी जीवों के लक्षण समान होते हैं, इस समानता के कोई 3 प्रमुख कारण लिखिए। ओके, तो चलिए इसको हम लोग एक क्रियाकलाप के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने 2 फ्लावर लिया है। ओके,
अब हम इसको क्या करें, ऑब्जर्व करें अर्थात इसका अवलोकन करते हैं, तो हम लोग पाते हैं इन दोनों का कलर तो समान है और इसका स्ट्रक्चर भी समान है, अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं तो इसका जो उत्पत्ति है वह एक समान पूर्वज से हुआ है, जिसकी वजह से क्या है, दोनों में समानता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, इसका जो पंखुड़ी है 1 2 3 4 5 इसमें भी है, 1 2 3 4 5 इसमें भी है, और पीछे का भी स्ट्रक्चर क्या है, समानता था। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं इसकी जो संरचना है उसमें समानता है। और तीसरा क्या होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो किसी भी फूल का जो मेन कार्य क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी फूल का जो मेन कार्य क्या होता है वह सुगंध देना होता है, अर्थात इनका जो कार्य क्या होता है वह सुगंध देना होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया होगा कि एक ही जाति समूह में उपस्थित सभी जीवों के लक्षण समान होते हैं, समानता के कोई 3 प्रमुख कारण लिखिए। ओके, तो पहला क्या है, इन जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है, दूसरा इनकी संरचना एक समान पाया जाता है, तीसरा इनके कार्य में भी समानता होता है। ओके, अतः इस प्रकार से एक ही जाति समूह में उपस्थित सभी जीवों के लक्षण समान होते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए मैं एक इंटरेस्टिंग क्या है स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ इससे रिलेटेड। ओके, तो जैसे कि मैंने अपना जो बोर्ड एग्जाम दिया था 2018 में, ओके, जिस समय हमारा जो पूरा टेक्स्ट बुक है अर्थात विज्ञान के अलावा जितने भी जो सब्जेक्ट है उन सभी का क्या हुआ था, चेंजेस हुआ था। ओके, तो मुझे क्या है सेट ए मिला था, तो मेरे सेट में क्या है यही क्वेश्चन आया था, एक ही जाति समूह में उपस्थित सभी जीवों के लक्षण समान होता है, इस समानता की कोई 3 प्रमुख कारण लिखिए, जो कि 3 नंबर का आया था। ओके, परंतु इस पूरे टेस्ट में क्या है हम लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं था, जिसकी वजह से क्या है इसका मैं आंसर अच्छे से दे नहीं पाया। ओके, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि एक ही जाति समूह में उपस्थित सभी जीवों के लक्षण समान होते हैं, समानता की कोई 3 प्रमुख क्या क्या है, तो पहला है इन जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुआ है, दूसरा है इनकी संरचना एक समान पाया जाता है, तीसरा इनके कार्य में भी समानता होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा, कृत्रिम और प्राकृतिक चयन में 2 अंतर लिखिए। ओके, तो कृत्रिम और प्राकृतिक चयन में हमको अंतर लिखिए। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कृत्रिम चयन क्या होता है और प्राकृतिक चयन क्या होता है। ओके, तो इसको आप लोग सिंपल वे में याद रखिएगा कि मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले चयन को कृत्रिम चयन कहते हैं, प्रकृति के द्वारा होने वाले चयन को प्राकृतिक चयन कहते हैं। ओके, और दूसरा में याद रखिएगा कि कृत्रिम चयन क्या होता है, कृत्रिम चयन मनुष्य के द्वारा किया जाता है और जो प्राकृतिक चयन होता है वह प्रकृति के द्वारा स्वयं ही होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। इसके साथ ही यदि आप लोग एग्जांपल देना चाहते हैं तो एग्जांपल दे सकते हैं। तो जैसे कि आधुनिक समय में हम लोग बात करें तो जितना जैसे कि क्या है फसल में इसका उपयोग क्या है कृत्रिम चयन में अधिक होता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे, जैसे कि धान की बात करें तो धान में आधुनिक समय क्या है बहुत सारी क्या है वैरायटी है। इसी प्रकार से सोयाबीन है, अरहर है, अर्थात जो सब्जी है उसमें भी क्या है बहुत सारे वैरायटी है। किसके द्वारा है, तो यह सभी कृत्रिम चयन का ही नतीजा होता है। प्राकृतिक चयन जैसे कि मनुष्य में या फिर कोई भी नया जीव बनता है तो क्या होता है पहले से उपस्थित जीवों से ही बनता है। ओके, तो जैसे जैसे प्रकृति में बदलाव होता है वैसे वैसे उस जीव में क्या होता है बदलाव होता है। तो इस प्रकार की जो घटना होता है वह प्राकृतिक चयन के अंतर्गत होता है। ओके, 5वां, डार्विन और वैलेस द्वारा प्रतिपादित जीवों का विकास के सिद्धांत से हमें क्या पता चलता है। ओके, तो यहाँ पर पूछा गया है कि डार्विन और वैलेस द्वारा प्रतिपादित जीवों का विकास के सिद्धांत से हमें क्या पता चलता है। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, डार्विन और वैलेस द्वारा प्रतिपादित जीवों का विकास के सिद्धांत से हमें इस प्रकार से पता चलता है कि जीवों में विविधता पाया जाता है, जिसकी वजह से उसके जीने की क्षमता में थोड़ी बहुत अंतर पाया जाता है। तो कोई कम जीता है तो कोई ज्यादा जीता है, किसी की कम संतानें होता है, किसी की अधिक संतानें होता है। ओके, तो ऐसे जीव जो उस परिवेश में, ऐसे जीव जिसमें जीने की क्षमता अधिक होता है वह उस परिवेश में रहकर जीता है और एक लंबे समय के पश्चात एक नए प्रजाति के रूप में दिखाई देता है। ओके, 6वां, जीवों के विकास के सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या है। ओके, तो यहाँ पर पूछा गया कि जीवों के विकास के सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या है। तो चलिए समझने का प्रयास करता है कि जीवों के विकास के सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या है। तो चलिए इसको भी हम लोग एक क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बहुत सारे क्या है गेंदा फूल लिया। ओके, तो सभी क्या है गेंदा फूल है। ओके, तो आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं ये सभी गेंदा फूल है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं सभी गेंदा फूल में समान है क्या, तो नहीं। ओके, तो जैसे कि ये क्या है
ये क्या, इसका जो कलर है वो अलग है, इसका कलर येलो है। इसी प्रकार से हम लोग बात करें तो इसमें कम पंखुड़ी है, इसमें अधिक पंखुड़ी है, इसमें भी कम पंखुड़ी है और इसमें भी अधिक पंखुड़ी है। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इसमें विविधता है। ओके, तो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जितने भी जो जीव अभी है या फिर जितने भी जो फ्लावर है, क्या अचानक से ये सभी ओरिजिनेट हो गया, क्या नहीं। ओके, तो कैसे ओरिजिनेट अर्थात कैसे इसका उत्पत्ति हुआ होगा। ओके, तो पहले से उपस्थित जीव है उसके द्वारा इसका उत्पत्ति हुआ होगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इन सभी का जो उत्पत्ति का जो स्ट्रक्चर है बस समान था। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं सभी का जो पीछे का जो स्ट्रक्चर यहाँ पर जो यहाँ पर पंखुड़ी की बात करें, ये सभी का जो संरचना इसमें भी समान था। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं इसकी उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है। और इसमें भी क्या होता है, कुछ क्या होता है, डिफरेंशिएट होता था। इसमें जो क्या होता है, कुछ विभिन्नता होता है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। तो मान लेते हैं ये पहला पीढ़ी है, तो यहाँ पर इसका दूसरा पीढ़ी मान लेते हैं। यहाँ पर क्या बहुत सारा इसका पंखुड़ी है। ओके, तो इस प्रकार से क्या है, इसकी विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। और जो प्रत्येक जो फ्लावर है क्या अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इसमें कुछ खास विभिन्नता है। जैसे कि यह भी तो येलो कलर का है, यह भी येलो कलर का। ओके, परंतु हम लोग इसमें बात करें तो इसका जो पंखुड़ी है क्या है, इसमें केवल एक ही पंखुड़ी का प्रदर्शित है, इसमें एक से अधिक पंखुड़ियां है। इसी प्रकार से एक और येलो कलर का फ्लावर है। ओके, तो इसका जो कलर है क्या, इसमें डिफरेंस है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से क्या है, प्रत्येक जो फूल है इसके अस्तित्व पर रखने के लिए क्या है, इसमें कुछ खास विभिन्नता होता है। ओके, इसके साथ ही क्या होता है, इस जो फ्लावर है अर्थात जो फूल है इसमें क्या होता है, कुछ लाभदायक विभिन्नता होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यह एक जो फ्लावर से दूसरे फ्लावर में क्या होता है, डिफरेंस होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को इस प्रकार से जीवों का विकास का सिद्धांत अच्छे से समझ आ गया होगा कि जीवों के विकास के सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या है। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, पहला है जीवों में विविधता पाया जाता है, दूसरा है विश्व में प्रजातियों की रचना पहले से मौजूद प्रजातियों से होती है, तीसरा विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है, चौथा जीवों में पाए जाने वाली विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, पांचवा प्रत्येक प्राणी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ खास विभिन्नता रखता है, और छठवां विभिन्न प्राणियों में लाभदायक विभिन्नता विशेष स्थान रखता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। ओके, सातवां, जीवों के विकास में चयन और अनुकूलन की क्या भूमिका है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि जीवों के विकास में चयन और अनुकूलन की क्या भूमिका है। ओके, तो चलिए इसके आंसर के बारे में समझते हैं। ओके, तो जीवों के विकास में चयन और अनुकूलन महत्वपूर्ण भूमिका होता है। कैसे, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सर्वप्रथम चयन और अनुकूलन के बारे में समझते हैं कि चयन या फिर अनुकूलन क्या होता है। ओके, चयन यह प्रकृति के द्वारा स्वतः चलने वाली, स्वतः से तात्पर्य क्या होता है, वह अपने आप चलने वाली प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों का विकास होता है। ओके, और अनुकूलन क्या होता है, तो किसी जीव का अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को ही अनुकूलन कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि यदि किसी भी जीवों का जो विकास होता है, तो चयन से तात्पर्य क्या होता है, उस जीवों का समय के अनुसार उसमें बदलाव होता है। यदि मान ले जाए कोई भी जीव अपने क्या होता है आवास में अनुकूलित नहीं हो, तो वह लंबे समय तक उस आवास में रह पाएगा क्या, नहीं, अर्थात वह वहां पर क्या होगा, वह समाप्त हो जाएगा। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जीवों के विकास में चयन और अनुकूलन की महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ओके, क्वेश्चन। ओके, तो अगला क्वेश्चन था कृत्रिम चयन, प्राकृतिक चयन एवं अनुकूलन को परिभाषित कीजिए। ओके, तो हमको कृत्रिम चयन, प्राकृतिक चयन एवं अनुकूलन का क्या है, परिभाषा देना है। ओके, तो कृत्रिम चयन किसे कहता है, तो मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले चयन को कृत्रिम चयन कहता है। प्राकृतिक चयन किसे कहता है, प्रकृति के द्वारा होने वाले चयन को प्राकृतिक चयन कहता है। एवं अनुकूलन किसे कहता है, किसी जीव का अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को अनुकूलन कहता है। ओके, तो अगला क्वेश्चन है कुटुम्बसर गुफा की कानी मछली की प्रजाति कैसे अपने ही वंश की मछलियों से अलग हो गई और अपने आवास में अनुकूलित हो गई। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझने का प्रयास करते हैं कि जो कुटुम्बसर गुफा की जो कानी मछली की जो प्रजाति है वो कैसे अपने ही वंश की मछलियों से अलग हो गया। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो कुटुम्बसर गुफा की कानी मछली को अंधी मछली के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं।
तो कुटुमसर गुफा में सूर्य की रोशनी नहीं आता है, जिसकी वजह से वहां पर अंधेरा होता है। इस वजह से मछलियों की आंख पर पतली झिल्ली का परत बन जाता है, जिस वजह से मछलियों को दिखाई नहीं देता और वह उसी आवास में अनुकूलित हो जाता है। अतः इस प्रकार से कुटुमसर गुफा की कहानी मछली की प्रजाति अपने ही वंश की मछलियों से अलग हो गई और अपने आवास में अनुकूलित हो गई। ओके, तो आई होप आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ आया होगा। यदि कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। ओके, तो बेसिकली आप लोग याद रखिएगा कि जो चैप्टर 1 एवं जो चैप्टर 15 है था, जो हेरिडिटी वाला चैप्टर है था आनुवंशिकी जनकों से संतानों तक, ये दोनों मिलाकर 8 क्वेश्चन का 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो अध्याय की से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है जो कि सेट ए सेट बी सेट सी तीनों में अलग अलग होता है। एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है जो सेट ए सेट बी सेट सी तीनों में अलग अलग होता है। और एक 4 नंबर का जो क्वेश्चन आता है जो कि सेट ए सेट बी एवं सेट सी तीनों में समान होता है। ओके, तो इस अध्याय से क्या है, जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वह सजातीय एवं समृद्धि लक्षण क्या है, उदाहरण से समझाइए ये आता है, एवं जीवों के विकास के सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या है। ओके, ये दोनों क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर में आता है। ओके, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। बाकी जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो ये सभी क्वेश्चन क्या है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है जो कि 3-3 नंबर का आता है। ओके, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। यदि कोई क्वेश्चन या फिर कोई डाउट या फिर कोई भी सुझाव होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना है। ओके, तो इसके साथ ही जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया, इसके अलावा और भी जो क्वेश्चन है इस अध्याय का, उन सभी क्वेश्चन का आंसर है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।